Today's topic of discussion is electric force. In the last topic or last day we have discussed about gravitational force. Right now we are going to discuss about Coulomb force. You may say electric force also. You may say Coulomb law also. पहले ही बताया था कि नेचर में मुख्य रूप से 4 तरह का फोर्स पाया जाता है. ग्रेविटेशनल फोर्स, electromagnetic force. Electromagnetic means combined effect of electric force and magnetic force. Total effect of electric force and magnetic force. Separately हम लोग स्टडी कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स का और मैग्नेटिक फोर्स का. बट whenever we talk about electromagnetic force means combined effect of electric force and magnetic force is called electromagnetic force. इसी तरह एक फोर्स और होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. वी विल डिस्कस टर्न बाय टर्न एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट वीक न्यूक्लियर फोर्स. बट राइट नाउ इस समय टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्ब फोर्स. यू में से कूलम्ब लॉ ऑल्सो. बार बार ये बात हम बोलते हैं कि नाम में ही डिफिनेशन छुपा होता है. नाम से ही हमको टॉपिक के बारे में बहुत कुछ पता चलने लगता है. इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक मीन्स बताया था चार्ज होता है. इलेक्ट्रिक चार्ज के सेंस में जाता है, आवेश के सेंस में जाता है. तो इलेक्ट्रिक फोर्स मीन्स ऐसा फोर्स जो चार्ज के कारण लगता है. ऐसा फोर्स जो चार्ज के कारण लगता है. बताया था नेचर में मास के कारण फोर्स लगता है, नेचर में चार्ज के कारण फोर्स लगता है. नेचर में जब चार्ज रेस्ट में रहता है तब फोर्स लगता है. नेचर में जब चार्ज मोशन में रहता है तब फोर्स लगता है. नेचर में 2 मैग्नेटिक पोल्स के बीच भी फोर्स लगता है. तो ये हम पहले बताया था. तो यहाँ पर चार्ज एट रेस्ट के कारण जो फोर्स लगता है उसको डिस्कस करेंगे. सीधा सीधी डिफाइन करना चाहें तो सीधा सीधी कह देंगे कि द फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द 2 चार्ज पार्टिकल. चार्ज एट रेस्ट. यहाँ पर एक बात ध्यान में रखेंगे कि कूलम्ब फोर्स डील्स विथ चार्ज एट रेस्ट. मतलब चार्ज जब रेस्ट में हो तब उन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, 2 या 2 से अधिक चार्ज जब रेस्ट में है तब उन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है उसको जो है सो कूलम्ब फोर्स डील करता है. तो बोल रहे हैं कि फोर्स एक्ट्स ड्यू टू चार्ज. दिस फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल ऑन 2 और मोर चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स. ठीक जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स में कहा था मास के कारण फोर्स लगता है और उसका जो है सो वहाँ पर ला दिया था जिसको जो है सो ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कस किया था. तो यहाँ पर बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्स ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट. दिस फोर्स इज कॉल्ड कूलम्ब फोर्स. नेचर में चार्ज के कारण 2 चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स लगता है एक्सक्लूसिवली व्हेन 2 चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट. क्योंकि कूलम्ब लॉ जो है फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल व्हेन द 2 चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट उसको डील करता है. तो सपोज कीजिए कि 2 चार्ज पार्टिकल है, यहाँ भी जो है सो इसको ला देंगे, इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे. यहाँ 2 कांस्टेंट अपेयर हो जाएगा, उसका यूनिट और डायमेंशन बताएंगे. तो देखते हैं इसको. डिफिनेशन देना बड़ी आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. समझे कि नहीं? नेम में ही बार बार हम बोलते हैं कि नेम में ही डिफिनेशन छुपा होता है. तो इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स. और अच्छे से कहेंगे कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 चार्ज पार्टिकल व्हेन द 2 चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट. 2 और मोर चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट. देन दिस फोर्स इज कॉल्ड कूलम्ब फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो सपोज कीजिए कि 2 चार्ज पार्टिकल है. सपोज कीजिए कि हमारे पास चार्ज पार्टिकल को Q से डिनोट करते हैं. तो 2 चार्ज पार्टिकल है तो एक को Q1 ले लें, दूसरे को Q2 ले लें. डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर. डिस्टेंस पे पिछले क्लास में हम डिस्कस किया था. डिस्टेंस बिटवीन द 2 बॉडीज, 2 पार्टिकल, 2 ऑब्जेक्ट, 2 वस्तुओं के बीच की दूरी कभी ज़ीरो नहीं हो सकती है, इसीलिए ज़ीरो लेते हैं. इसीलिए ज़ीरो नहीं लेते हैं डिस्टेंस. 2 पार्टिकल अगर फिजिकल टच में भी है तब भी ज़ीरो नहीं होगा डिस्टेंस. तो सपोज कीजिए कि 2 चार्ज पार्टिकल है. दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द चार्ज पार्टिकल. 11th में जो है सो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी पढ़ेंगे. एक्सटेंडेड बॉडी भी है तब भी उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट समझा जा सकता है. तो यहाँ पर वो टॉपिक अभी टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है, बात निकल गई तो बता दिया. यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कूलम्ब फोर्स मतलब फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्ज पार्टिकल एक्सक्लूसिवली व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट. खास करके जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है. फोर्स क्यों लगता है? तो यहाँ पर भी वही जवाब है
कि नेचर बिहेव इन दिस वे। चार्ज के कारण भी फोर्स लगता है, मास के कारण भी फोर्स लगता है, चार्ज इन मोशन के कारण भी फोर्स लगता है, मैग्नेटिक पोल के बीच भी फोर्स लगता है। क्यों ऐसा होता है? तो नेचर ऐसा बिहेव कर रहा है। इन साइंस हम जो है सो नेचर के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर जो है सपोज कीजिए कि दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों रेस्ट में है, मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, चूंकि व्हेन चार्ज इन मोशन देन इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है सो चार्ज इन मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, चार्ज एट रेस्ट की बात कर रहे हैं। कूलम्ब लॉ डील्स विद चार्ज एट रेस्ट, फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट। कूलम्ब लॉ इसी के बारे में डील करता है और इसी को इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो सपोज कीजिए कि दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों के बीच की दूरी r है, तो फोर्स लगेगा। सपोज कीजिए कि F फोर्स लग रहा है, यहाँ भी फोर्स का वही लॉ है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए था, जो हम डिस्कस किया पिछले क्लास में, पिछले टॉपिक पर। तो यहाँ पर फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि चार्ज अगर अधिक से अधिक तो फोर्स अधिक से अधिक। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक दूसरे पर डायरेक्ट निर्भर करना। अगर चार्ज के वैल्यू को बढ़ाइएगा उसी तरह जो है सो फोर्स भी बढ़ेगा, चार्ज के वैल्यू को घटाइएगा तो फोर्स भी घटेगा। तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। और उसी तरह का ला यहाँ भी, force acting between the two charge particle is inversely proportional to the square of the distance between them। दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझे कि नहीं? दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला बल दोनों के वैल्यू के गुणनफल का समानुपाती होता है, और दोनों के बीच की दूरी मतलब बार बार हम बता रहे हैं, बीच की दूरी मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन बॉडी टू द सेंटर ऑफ अनदर बॉडी। दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर का व्युत्क्रम कर्मानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या आ जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा देंगे। बताया था मैथमेटिक्स फिजिक्स साइंस का नियम ये है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, बीच का जो प्रोपोर्शनलिटी रहेगा उसको हम हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाल देते हैं, एक स्थिरांक डालते हैं, एक गुणांक डालते हैं, एक नियतांक डालते हैं। तो यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट डाल देंगे K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ K क्या है? कांस्टेंट है। ये वो कांस्टेंट है जो इलेक्ट्रिक फोर्स में अपियर हो रहा है, ये वो कांस्टेंट है जो कूलम्ब फोर्स में अपियर हो रहा है, ये वो कांस्टेंट है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अपियर हो रहा है, ये वो कांस्टेंट है जो दो चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट के बीच लगने वाले फोर्स के फॉर्मूले में अपियर हो रहा है। तो ये कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं बल्कि ये एक अनदर कांस्टेंट है। आप कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो यहाँ भी इसका कुछ वैल्यू होगा, तो K का वैल्यू याद रखिएगा, यहाँ भी K का वैल्यू निकलेगा, यूनिट निकलेगा, डायमेंशन निकलेगा। तो K का वैल्यू यहाँ G के तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, G के रेस्पेक्ट में K का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही अधिक होता है, बहुत ज़्यादा अधिक होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में। तो यहाँ K का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 × 10⁹ यूनिट यहीं से देंगे, यूनिट फॉर्मूले से निकालते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ K। K का यूनिट यहाँ इस तरह कैसे आया वो भी यहाँ पर डिस्कस कर देंगे, जैसे G के बारे में डिस्कस किया था। तो K बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड K बराबर क्या हो जाएगा? F R स्क्वायर बाई Q1 Q2, इसको मान लीजिए 4। अब यहीं से यूनिट निकालेंगे, यहीं से डायमेंशन निकालेंगे। जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला में जो है सो कांस्टेंट बड़े G अपियर हुए थे, उसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स के फॉर्मूला में भी जो है सो कांस्टेंट अपियर होगा। कांस्टेंट का वैल्यू जो है सो ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप कह सकते हैं, कूलम्ब कांस्टेंट कह सकते हैं। K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, देखिए उसकी तुलना में कितना ज़्यादा है। उसका वैल्यू रखा था 6.61 × 10⁻11, वहाँ माइनस में पावर था, यहाँ पावर प्लस में। ऐसे ही 10 एक अप्रोक्सीमेशन, एक अंदाज के हिसाब से 10⁻22 टाइम्स खाली K का वैल्यू ही ज़्यादा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से।
इसीलिए इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू जो है सो ग्रेविटेशनल फोर्स के वैल्यू से बहुत अधिक होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स एक तरह से कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। हालांकि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, लेकिन मोटा मोटी हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि उसके तुलना में तो बहुत अधिक है इसका वैल्यू, इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू, क्योंकि के का वैल्यू यहाँ बहुत अधिक है। कांस्टेंट जो अपेयर हो रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स के फॉर्मूला में, इसका वैल्यू बहुत अधिक है। तो के का वैल्यू इतना है। यूनिट कहाँ से ला रहे हैं? यूनिट जो है सो यहीं से ला रहे हैं। यूनिट निकालिए, यूनिट बराबर फोर्स न्यूटन डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, और चार्ज का कूलम तो पर कूलम स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हमेशा बताया था कि फॉर्मूले से ही यूनिट एंड डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन भी निकाल देंगे यहाँ पर। डायमेंशन क्या हो जाएगा? ये सब बहुत आसान टॉपिक है। डायमेंशंस क्या हो जाएगा के का? तो फोर्स का डायमेंशन ml t-2, डिस्टेंस रेडियस नहीं है, लेकिन लोग इसको रेडियस समझता है। हालांकि डायमेंशन के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेडियस इज डिस्टेंस, लेंथ इज डिस्टेंस, ब्रीथ इज डिस्टेंस, हाइट इज डिस्टेंस, है ना, डेप्थ इज डिस्टेंस, सर्कमफ्रेंस इज डिस्टेंस, कॉर्ड इज डिस्टेंस, आर्क इज डिस्टेंस, वेवलेंथ इज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिस्टेंस, लिवर आर्म इज डिस्टेंस। बहुत सी चीज़ तो डिस्टेंस ही है। डायमेंशन में उसके बदले हम एल ही लिखते हैं। तो अगर रेडियस भी है सपोज कीजिए तो तब भी हम एल लिखने जा रहे हैं, बट दिस इज नॉट द रेडियस, दिस इज एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू चार्ज पार्टिकल्स। तो क्या हो जाएगा? चार्ज का आई टी लिखते हैं, चार्ज का आई टी लिखते हैं, चार्ज का डायमेंशन आई टी लिखते हैं। क्यों आई टी लिखते हैं? क्योंकि पढ़ा होगा क्लास 10th में इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला Q/T। क्लास 10 का रेफरेंस ले रहे हैं तो उसको सब कोई पढ़ा है वहाँ पर। तो करंट का फॉर्मूला, वहाँ तो करंट का सीधा सीधी फॉर्मूला दिया जाता है। यहाँ पे तो करंट का कम से कम 2 बेसिक फॉर्मूला मिल जाएगा, एक एवरेज करंट, एक इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट में बहुत फ़र्क है। जहाँ एवरेज करंट जो है सो टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम का रेशियो है, जो वहीं इंस्टेंटेनियस करंट क्या है? द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज करंट व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। करंट, या फिर ऐसे कह सकते हैं करंट थ्रू ए वायर, थ्रू ए पॉइंट ऑफ वायर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। तात्क्षणिक धारा उसको कह सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखिए ये भी बेस है, ये भी बेस है, सात बेस होता है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। तो टाइम भी बेस है, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट भी बेस है। तो चार्ज को इन दोनों के टर्म में व्यक्त कर देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट Q इज इक्वल टू आई। जब डायमेंशन की बात करते हैं तो इसको हम बड़ा T लेते हैं, इसलिए चार्ज को IT लिख रहे हैं। चार्ज को क्या लिख रहे हैं? IT लिख रहे हैं। तो चार्ज को IT लिख लिया तो K बराबर अब क्या हो गया? देखिए तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए। M कहाँ कहाँ है? M कहीं पर नहीं है, एक ही M है। L देखिए, L यहाँ 2 है, L यहाँ 1 है, तो क्या हो जाएगा? L3 हो जाएगा। I को ऊपर चढ़ा दीजिए, 1 ऊपर जाके हो जाएगा -2। T 2 ठो यहाँ, एक यहाँ, ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा, इसमें मिल जाएगा तो T-4। ये जो है सो K का डायमेंशन हो गया। M L3 I-2 T-4। तो दिस इज द वैल्यू of K, this is the unit of K as per this equation and this is the dimension of K as per this equation। हम बार बार बोलते हैं कि डायमेंशन हमेशा फॉर्मूले से ही निकलता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप फॉर्मूला जानते हैं तो आप उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो ये जो है सो आपको कूलम लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। जिस तरह मैसिव बॉडी के बीच नेचर में फोर्स लगता है, उसी तरह चार्ज बॉडी के बीच भी नेचर में फोर्स लगता है। चार्ज बॉडी के बीच लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं या कूलम फोर्स बोलते हैं, तो वहाँ पर माइंड में एक बात याद रखिएगा कि चार्ज शुड बी एट रेस्ट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्योंकि चार्ज जब मोशन में रहेगा तो वहाँ पर एक और फोर्स इंक्लूड हो जाएगा। वो फोर्स आपको मैग्नेटिक फोर्स है। चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड्स, और वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा और देखिए, इस K में भी एक और कांस्टेंट छुपा हुआ है। अच्छा, इस K का जो ये वैल्यू है, ये वैक्यूम के लिए है। अलग अलग मीडियम के लिए इस K का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। याद रखिएगा, इस K का जो ये वैल्यू है वो वैक्यूम के लिए है।
अलग अलग मीडियम के लिए इस कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। तो इस कांस्टेंट में एक और, इस देवता में एक और देवता छुपे हुए हैं, प्रकट होंगे। तो देखिए, तो f को इतना भी लिख सकते हैं, k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r, k के बदले इतना लिख सकते हैं। k के बदले क्या लिख दिया, 1/4 पाई। तो 1 को तो जान रहे हैं हम लोग 1955 से, मतलब बचपन से जान रहे हैं, 4 को भी जान रहे हैं, पाई को भी जान रहे हैं। ये नए देवता प्रकट हुए, ये इसका जो मुंह फटा है, मुंह फटा हुआ जिसका ऐसे किए हुए है, समझे कि नहीं। तो ये मुंह फटा क्या है, इसका मुंह जो फटा हुआ है, इसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड है, क्या कहते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट, या फिर एप्सिलॉन जीरो भी कह सकते हैं, एप्सिलॉन जीरो भी कह सकते हैं। ये एक अनदर कांस्टेंट है जिसको क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट कहते हैं या एप्सिलॉन जीरो कहते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका भी वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसके यूनिट का ठीक उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए न्यूमरेटर की जगह पर है, ये कहाँ आ गया, डिनोमिनेटर की जगह पर आ गया है। तो इसका जो यूनिट होगा उसके यूनिट का ठीक उल्टा हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका ये वैल्यू भी जो हम दे रहे हैं, ये वैल्यू वैक्यूम के लिए है। ये वैल्यू किसके लिए है, वैक्यूम के लिए है। इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट पढ़िए या एप्सिलॉन जीरो पढ़िए। इट डिनोट्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, स्पेस की विद्युतशीलता को व्यक्त करता है, स्पेस की विद्युतशीलता को दर्शाता है। एप्सिलॉन नॉट डिनोट्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, आप ऐसे कह सकते हैं। इसका वैल्यू कितना बता रहे हैं, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन भी, चूंकि देखिए ये न्यूमरेटर की जगह पर है और उसके बदले ये आ गया, इसके रिस्पेक्ट में ये डिनोमिनेटर की जगह पर हो गया, तो यूनिट एंड डायमेंशन बोथ जो है सो उसका रिवर्स होगा, के यूनिट और डायमेंशन के रिवर्स होगा। आप यहाँ से निकालिएगा भी तो वही आने जा रहा है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, के के डायमेंशन का जस्ट उल्टा, जो क्वांटिटी वहाँ पर उसको रिवर्स कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू m-1 L-3 I2 T4। तो ये आपको कूलम्ब लॉ और इलेक्ट्रिक फोर्स का कॉन्सेप्ट जो है सो यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया। जिस तरह मैसिव बॉडी के बीच फोर्स लगता है, उसी तरह चार्ज बॉडी के बीच भी फोर्स लगता है। चार्ज बॉडी के बीच लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं या कूलम्ब फोर्स कहते हैं। जो वहाँ रिलेशन है मैसिव बॉडी के बीच लगने वाले फोर्स के लिए, वही रिलेशन यहाँ भी एग्जिस्ट करता है। कुछ फ़र्क है दोनों में, दोनों की प्रॉपर्टी में कुछ फ़र्क है। यहाँ भी कांस्टेंट है, वहाँ भी कांस्टेंट है। वहाँ कांस्टेंट का वैल्यू कम है, यहाँ कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ कांस्टेंट के अंदर एक कांस्टेंट छुपा हुआ है जिसको हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। इसका वैल्यू क्या लिख रहे हैं, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको क्या दर्शाता है, स्पेस की परमिटिविटी दर्शाता है, वैक्यूम की परमिटिविटी को व्यक्त करता है, वैक्यूम की परमिटिविटी को एक्सप्रेस करता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी आ जाइए। जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, उसी तरह जो है सो इसकी भी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इस टॉपिक में बहुत सी चीज़ आई। कोई एक टॉपिक सलगा या अकेला होता नहीं है, बहुत सारे दूसरे टॉपिक से जुड़ा होता है, बहुत सारे दूसरे टॉपिक से उसका कुछ रिलेशन होता है। तो यहाँ पर एक टॉपिक तो कूलम्ब लॉ लिया है या इलेक्ट्रिक फोर्स लिया है, लेकिन यहाँ पर बहुत सी चीज़ बताया जिसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर दो कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट का वैल्यू है, दोनों कांस्टेंट का यूनिट है, दोनों कांस्टेंट का डायमेंशन है। ये दोनों कांस्टेंट वैक्यूम के लिए, ये दोनों कांस्टेंट निर्वात के लिए है, फ्री स्पेस के लिए है। अलग अलग मीडियम के लिए दोनों कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स इज फार 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 ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में बहुत अधिक होता है। यहाँ पर प्रॉपर्टी कुछ डील कर देते हैं 2 मिनट में। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का गुण। तो पहला
गुण की जब भी बात आएगी कैरेक्टर की, लक्षण की, प्रॉपर्टी की, तो उसमें पहले में डिफिनेशन ही दीजिएगा, क्योंकि डिफिनेशन जो होता है उसका एसेंस होता है, उसके प्रॉपर्टी का ही मेन पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चीफ पार्ट होता है, वाइटल पार्ट होता है। तो इसे सबसे पहले उसका जो है सो डिफिनेशन ही देने की कोशिश कीजिएगा। प्रॉपर्टीज़ में क्या बोलेंगे कि वही रिलेशन, कि ये वो फोर्स है जो चार्ज के कारण लगता है। यहाँ भी फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। पहली प्रॉपर्टी यहाँ है कि दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस इज द फोर्स ड्यू टू चार्ज, एंड इस फोर्स और चार्ज के बीच रिलेशन वही है जो फोर्स और मास के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स में था, कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बिटवीन देम मीन बिटवीन दियर सेंटर्स। कुछ बात बार बार हम लोग बोलते हैं ताकि दिमाग में रहे। दूसरी प्रॉपर्टी ये याद रखिएगा कि ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, क्योंकि चार्ज दो तरह का है, मास एक ही तरह का है। कभी नहीं सुना होगा पॉजिटिव मास निगेटिव मास, कभी नहीं सुना होगा नॉर्थ मास साउथ मास, जैसे पोल के बारे में सुनते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो वहाँ भी मैग्नेट के बीच फोर्स दो तरह का लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स भी लगता है, रिपल्सिव फोर्स भी लगता है। चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इसलिए चार्ज के कारण जो है सो नेचर में चार्ज दो तरह का पाया जाता है, इसलिए चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है वो भी दो तरह का लगता है। तो यहाँ फोर्स, ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स जो हो सकता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। इलेक्ट्रिक फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ। तीसरा याद रखिएगा, उसी की तरह यहाँ भी कुछ प्रॉपर्टी मिलती है। यह भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत दूरी से ऑपरेट करता है, बहुत दूरी से ऑपरेट करता है। फिर भी कंसेप्चुअली और आइडियली इसका रेंज जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से कुछ कम होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के रेस्पेक्ट में कम माना जाता है इसका रेंज, लेकिन फिर भी ये बहुत दूरी से ऑपरेट कर सकता है ये फोर्स भी। तीसरी प्रॉपर्टी, इट इज़ ए लॉन्ग रेंज फोर्स, बहुत दूरी से ऑपरेट कर सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत दूरी से ऑपरेट कर सकता है। चौथी प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स भी जो है सो कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव के बारे में बताया था। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जिसके अंदर, जिसके इन्फ्लुएंस में, जिसके अंतर्गत, जिसके प्रभाव में वर्क डन ऑन एनीबॉडी इज पाथ इंडिपेंडेंट। जिसके अंतर्गत किसी ऑब्जेक्ट पर जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। यहाँ पर सिर्फ ये याद रखिएगा कि कंजर्वेटिव उस फोर्स को कहते हैं जिसके अंदर में, जिसके अंतर्गत, जिसके इन्फ्लुएंस में, जिसके प्रभाव में जो वर्क डन होता है वो चार्ज इंडिपेंडेंट, वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो इस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। पांचवी प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि ये भी जो है सो सेंट्रल फोर्स है। एक पार्टिकल के सेंटर से दूसरे पार्टिकल के सेंटर के बीच ऑपरेट करता है। ये एक सेंट्रल फोर्स है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर है, acts along the line joining the center of two massive bodies. In the same way, electric force acts along the line joining the center of two charge bodies. तो ये भी जो है सो आपको एक सेंट्रल फोर्स है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्क याद रखिएगा। This force depends upon the value of this force depends upon the intervening medium. वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सो वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वैल्यू था वो इंटरवेनिंग मीडियम बीच के माध्यम से स्वतंत्र होता था। माध्यम या वैक्यूम रहे या वाटर रहे या आयरन रहे या गिलास रहे या कोई भी दूसरा माध्यम रहे, दो मैसिव बॉडी के बीच लगने वाला बल जो है मीडियम से स्वतंत्र होता है, मीडियम पर निर्भर नहीं करता है, इंटरवेनिंग मीडियम पर निर्भर नहीं करता है। जबकि यहाँ क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द इंटरवेनिंग मीडियम। इफ़ यू चेंज द मीडियम, बीच के माध्यम को अगर आप चेंज कर देते हैं, वैक्यूम से हटा के गिलास कर देते हैं, गिलास से हटा के जो है आयरन कर देते हैं या और भी कोई मीडियम चेंज कर देते हैं, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू बदल जाता है। यहाँ पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स इसके रिस्पेक्ट में एक एज रखता है। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटरवेनिंग मीडियम, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द इंटरवेनिंग मीडियम। इलेक्ट्रिक फोर्स does depend upon the intervening medium. Gravitational force does not depend upon the intervening medium. बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। एक और प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के रेस्पेक्ट में ये बहुत बड़ा होता है।
ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू बहुत अधिक होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है सो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है। हालांकि इससे भी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, लेकिन यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में बहुत अधिक होता है इसका वैल्यू। तो ये प्रॉपर्टी कुछ याद रखिएगा, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ प्रॉपर्टी मिलती भी है, कुछ प्रॉपर्टी नहीं भी मिलती है। रेंज उसका भी लॉन्ग है, रेंज इसका भी लॉन्ग है, वो भी कंजर्वेटिव है, ये भी कंजर्वेटिव है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ द मासेज, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, वो भी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, वो भी कंजर्वेटिव है, ये भी कंजर्वेटिव है, वो भी सेंट्रल है, ये भी सेंट्रल है। तो कुछ में फर्क भी पड़ रहा है, वो जो है सो निर्भर कर रहा है, वो जो है सो बीच के मीडियम पर निर्भर नहीं कर रहा है। बीच का माध्यम बदलिए तो जो है सो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बदलेगा, यहाँ जो है सो बीच के माध्यम बदलिएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स बदल जाएगा। आइए फार फार स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, आई थिंक यू हैव एंजॉयड दिस टॉपिक। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। यहाँ पर हम जो है इलेक्ट्रिक फोर्स को डिस्कस किया और उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ को, उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। आई थिंक यू हैव एंजॉयड द टॉपिक, यू माइट हैव एंजॉयड द टॉपिक। ओके, थैंक यू।